हेलो एवरीवन। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। अभी रिसेंटली इन्होंने अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस किए। सो एक बार नंबर्स देखेंगे कि किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है एंड ये बैंक अभी करंटली कहाँ स्टैंड करता है इस पूरी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की कैटेगरी में, और हम आगे इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस पे हम ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। सो उज्जीवन का अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो ऑब्वियसली स्मॉल फाइनेंस बैंक है। सो मेन जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं इनके वो लो इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स होते हैं, उन्हीं को टारगेट करता है ये। बट जो सबसे इम्प्रेसिव चीज़ है उज्जीवन की वो है इनका डाइवर्सिफिकेशन इनके ब्रांचेस में, इनके प्रेजेंस में। बिकॉज हमने कल इक्विटास की बात की थी तो उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि उनका जो कंसंट्रेशन है वो एक स्टेट में बहुत ज़्यादा है। लाइक तमिलनाडु में 50% लोन बुक है उनका, उनके पूरे लोन बुक का 50% तमिलनाडु स्टेट के अंदर है। सो उसमें ऑब्वियसली रिस्क यही होता है कि कल को कुछ भी चीज़ें खराब हुई उस स्टेट के अंदर तो आपका सडनली एनपीए बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। एंड आई थिंक उनका जो एनपीए बढ़ा है उसका वन ऑफ द मेन रीजन वो हो भी सकता है। सो उज्जीवन का अगर हम उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। ऑल्दो ये साउथ बेस्ड बैंक है बट इनकी प्रेजेंस नॉर्थ में भी अच्छी है, सेंट्रल इंडिया में भी अच्छी है। सो अपने प्रेजेंस को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डाइवर्सिफाई रखा है एंड किसी एक दो स्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है इस बैंक की। देन अगर हम प्रोडक्ट्स देखें सो ऑब्वियसली क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो माइक्रो फाइनेंसिंग इनका मेन प्रोडक्ट है, जिसके अंदर ये ग्रुप लोन देते हैं, साथ में इंडिविजुअल लोन भी देते हैं। सो इंडिविजुअल लोन माइक्रो फाइनेंसिंग में उन्हीं कस्टमर्स को दिया जाता है जिनका 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होता है पहले माइक्रो फाइनेंसिंग में, अच्छा क्रेडिट बिहेवियर शो करते हैं, डिसिप्लिन क्रेडिट डिसिप्लिन शो करते हैं जो कस्टमर्स, और बेटर क्वालिटी ऑफ कस्टमर्स जो होते हैं उन्हीं को इंडिविजुअल लोन ऑफर किया जाता है बाद में। ये मॉडल हमने क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि वो एनबीएफसी भी ग्रुप लोन के साथ साथ इंडिविजुअल लोन अब धीरे धीरे देना शुरू कर रही है। बट उज्जीवन की अगर हम टोटल लोन बुक देखें तो इनका जो इंडिविजुअल लोन है वो ऑलमोस्ट 16-17% है इनके टोटल लोन बुक का। साथ में ग्रुप लोन वो 55-56% है, तो ऑलमोस्ट 72% जो इनका लोन बुक है वो अनसिक्योर्ड है। अगेन एक बहुत बड़ा डिफरेंस एक्विटास और उज्जीवन के बीच में, बिकॉज एक्विटास का ऑलमोस्ट 80% के आसपास का जो लोन बुक है वो सिक्योर्ड है। वीजा विज उज्जीवन का बिल्कुल अपोजिट है, इनका 72% के आसपास का जो लोन बुक है वो अनसिक्योर्ड है। ऑल्दो उज्जीवन का टारगेट ये है कि अगले 2 साल में यानी कि FY26 तक इनका जो सिक्योर्ड लोन बुक है उसको ये 40% तक इंक्रीज करना चाहते हैं। अभी करंटली 28% है। सिक्योर लोन बुक में इनके पास दो मेन प्रोडक्ट है, एक तो है अफोर्डेबल हाउसिंग जिसमें ये स्मॉल टिकट साइज होम लोन्स देते हैं 5 लाख 10 लाख से लेके 20-25 लाख तक के। दूसरा है इनका एमएसएमई में अगेन वही लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसमें स्मॉल शॉपकीपर्स को ये उनके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन ऑफर करते हैं। सो ये दो इनके मेन प्रोडक्ट हैं। सो इसका जो प्रोपोर्शन है सिक्योर लोन का वो ये 40% तक इंक्रीज करना चाहते हैं 28% से अगले 2 साल के अंदर। सो वहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन का जो पार्ट है वो अभी 72% है, बट देन वो 2 साल में कम होकर के 60% आ जाएगा। स्टिल इनके जो मार्जिन हैं वो कंपेयर टू एक्विटास या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स उनके कंपैरिजन में अच्छे मार्जिन रहेंगे, बिकॉज एयू का तो अभी ही 90% के आसपास लोन जो है वो सिक्योर्ड लोन है, प्लस एक्विटास का अभी 80% है। सो उसके कंपैरिजन में इनका फिर भी 60% बुक जो है वो अनसिक्योर्ड रहेगा एंड वहाँ पे मार्जिन जो है वो ज़्यादा मिलेगा उज्जीवन को, वो एक एडवांटेज रहेगा इनके पास। अब यहाँ पे हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते ऑब्वियसली कि एक्विटास का 80% है तो वो सिक्योर्ड ज़्यादा है, वो ज़्यादा सेफ है, या जीवन का 72% अनसिक्योर्ड लोन है तो ये ज़्यादा रिस्की है। सेफ रिस्की कुछ भी नहीं है इसमें। जो बैंक अच्छे से अपनी एसेट क्वालिटी को मैनेज कर लेगा, ग्रोथ को मैनेज करेगा, ऑब्वियसली वही अच्छा रिटर्न बना के देगा इन्वेस्टर्स को भी एंड मार्केट भी उसी को ज़्यादा वैल्यूएशन देगा। सो ये चीज़ मैटर करती है। हमें बस दोनों ही बैंकों को, दोनों ही मॉडल को ट्रैक करना है। इसके अलावा अगर इनकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें कि थर्ड क्वार्टर में ओवरऑल नंबर्स कैसे रहे हैं इनके, सो इनका जो लोन बुक है वो 27% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। डिपॉजिट बुक में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है, 28% से इनका डिपॉजिट बुक ग्रो हुआ है। अब डिपॉजिट बुक में सबसे अच्छी चीज़ है इनका रिटेल डिपॉजिट, जिसे स्टिकी डिपॉजिट हम कहते हैं, बिकॉज जो कासा बुक है इनका वो भी 24% से ग्रो हुआ है। सो अभी बैंकिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है, इवन हम बड़े बैंक्स को भी अगर आप उनका नंबर्स भी देखोगे सो उनका भी सबसे बड़ा चैलेंज है कासा बुक को ग्रो करना। आई थिंक हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो एनालिसिस किया था उसमें भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो सबसे बेस्ट चीज़ है उनके रिजल्ट में वो है उनका कासा बुक। कासा बुक उनका भी अराउंड आई थिंक 28-30% के आसपास ग्रो हुआ था। सो उज्जीवन का भी कासा बुक जो है वो 24% से ग्रो हुआ है।
एंड इनका कासा रेशियो वो और ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। लास्ट क्वार्टर में 24% था, इस क्वार्टर में इंप्रूव होकर 25% हो गया है। सो अभी जो लास्ट 1.5-2 साल का सिनारियो चला है जिसमें इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा से तेज़ी से बढ़े हैं, जहाँ पे जो डिपॉजिटर्स हैं ऑब्वियसली उन्होंने सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल के एफडी में या फिर म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा डाला है। तो यूजुअली हुआ क्या है, बैंकों का जो कासा पार्ट है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, वो बड़े से बड़े बैंक का कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है। एक्विटास का 48% था एक टाइम पे, वो कम होकर के 33% हो गया है। इवन HDFC ICICI उनका भी कासा रेशियो बहुत कम हुआ है। बट उज्जीवन का हम देखते तो इन्होंने अपने कासा को सस्टेन किया है, ग्रो किया है एंड स्टीडली उसको धीरे धीरे इंप्रूव भी किया है। अभी कासा रेशियो इनका इंप्रूव होकर 25% पे आ गया है। ऑल दो आई मीन अगर हम एब्सोलूट नंबर में देखें तो 25% का कासा बहुत हेल्दी नहीं है, बिकॉज एक बैंक के लिए कासा एटलीस्ट 40% के आसपास होना चाहिए। बट वी हैव टू कंसिडर कि ये बैंक जो है वो 3-4 साल पहले ही एक अच्छे टर्न अराउंड इन्होंने स्टार्ट किया था अपना, जहाँ पे इन्होंने स्ट्रैटेजी वगैरह चेंज करी, मैनेजमेंट चेंज हुई। सो एक नई ग्रोथ जर्नी के ऊपर अभी ये बैंक स्टार्ट हुआ है पिछले 3-4 साल के अंदर। सो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 25% का कासा बहुत अच्छा है, कंसिडरिंग कि ये इम्प्रूव हुआ है। ऐसा नहीं है कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में डिक्लाइन हुआ है, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये नंबर और इम्प्रूव हुआ है। सो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। देन अगर हम इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो उसमें भी अच्छी ग्रोथ है। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में आई थिंक 20 बेसिस पॉइंट से इनका मार्जिन और इम्प्रूव हुआ है। अब इस ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बाकी सारे बैंकों का, इवन NBFCs का भी जो मार्जिन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन उज्जीवन का मार्जिन इस क्वार्टर में बढ़ा है। उसका वन ऑफ द मेन रीज़न है कासा बुक का बढ़ना। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने मार्केट में जाके सीधे FD या फिर टर्म डिपॉजिट से अपने अपने डिपॉजिट बुक को ग्रो किया है। आपने जो स्टिकी डिपॉजिट्स है, जो करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, जिसमें बैंक को बिल्कुल ही 3% 2% के आसपास इंटरेस्ट रेट ऑफर करना होता है, सो वो सस्ते डिपॉजिट आपने बैंक में लाया है, उससे आपका डिपॉजिट बुक ग्रो हुआ है, जिससे ऑब्वियसली आपके मार्जिन पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। मार्जिन आपका और इम्प्रूव हुआ है सिक्वेंशियली कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। तो लास्टली अगर हम इनका पैट नंबर देखें तो वो 2% के आसपास ग्रो हुआ है। सो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ 2% रही है ऑन अ YOY बेसिस। तो अब अगर इनका हम ओवरऑल नंबर्स देखें, ओवरऑल रिजल्ट देखें, तो अच्छा रिजल्ट है। लोन ग्रोथ अच्छी है, डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी है, मार्जिन अच्छे हैं। इट्स जस्ट दैट कि जो पैड ग्रोथ का नंबर है सिर्फ 2% का, वो हेल्दी नहीं है। ऑब्वियसली वो थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, बट उसके पीछे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है। सो उज्जीवन का बेसिकली हुआ क्या है इस क्वार्टर में, इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ही अराउंड 34% से इंक्रीज हुआ इनका क्रेडिट कॉस्ट। एसेट क्वालिटी अच्छी है, एसेट क्वालिटी में कुछ खराबी नहीं हुई है। ग्रॉस NPA अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में 2.2% था, वो इस क्वार्टर में और इम्प्रूव हो गया 2.1% हो गया है। सो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। ऐसा नहीं है कि NPA के नंबर बढ़े हैं जो एक्विटास के साथ हुआ था। एसेट क्वालिटी ठीक है। स्टिल इनका क्रेडिट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर एंड कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो यूजुअली हुआ क्या था कि इनफैक्ट कोविड के बाद से ही, कोविड के थोड़े पहले से ही उज्जीवन के साथ में जो इनका NPA है वो बढ़ना शुरू हो गया था। एंड देन जैसे कोविड आया तो उनके कस्टमर्स को ऑब्वियसली और ज़्यादा हिट हुआ, और ज़्यादा सीवियर हिट पड़ा, जिसकी वजह से इनके NPA बढ़ने बहुत ज़्यादा शुरू हो गए थे। बैंक को प्रोविजनिंग करनी पड़ी। सो देन वहाँ पे बैंक ने बहुत सारा लोन जो है वो राइट ऑफ किया था। काइंड ऑफ इन्होंने बहुत बहुत बड़ा पार्ट जो है इनके पूरे लोन बुक का, उसको इन्होंने राइट ऑफ कर दिया था। एंड नई बुक इन्होंने बिल्ड करी, नए कस्टमर्स को नई तरीके से अंडर राइटिंग करके नए लोन ऑफर करने इन्होंने स्टार्ट किया कोविड के बाद से। एंड जैसे कि वी ऑल डिस्कस की, कोविड के बाद हमारी इकॉनमी ने भी अच्छा किया। सो वहाँ पे हुआ क्या कि ये जो फ्रेश लोन दे रहे थे कस्टमर्स को, उनमें NPA नहीं हुए, उनमें उनमें NPA का इशू नहीं आया। वहाँ से कस्टमर से मार्जिन अच्छा मिल रहा था, एसेट क्वालिटी अच्छी थी, कोई ज़्यादा प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ी बैंक को। प्लस जो पुराने इन्होंने लोन राइट ऑफ कर दिए थे, जो बैड लोन हो गए थे, NPA हो गए थे, उनको जो राइट ऑफ कर दिया था, क्योंकि इकॉनमी में इम्प्रूवमेंट हुई, इकॉनमी अच्छी हुई, उन कस्टमर्स की सिचुएशन में भी इम्प्रूवमेंट आई। सो उन कस्टमर्स ने बैंक को दोबारा से रीपे करना स्टार्ट किया। तो उसको रिकवरी बोला जाता है, रिकवरी एंड अपग्रेड। सो बैंक का जो फ्रेश लोन दे रहा है उसमें कोई एसेट क्वालिटी का इशू नहीं हुआ, तो आपको प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ी। प्लस पुराने लोन पे आपको रिकवरी आ रही है, अपग्रेड आ रहा है, तो उससे आपका जो नेट क्रेडिट कॉस्ट है वो नेगेटिव हो गया। यानी कि टेक्निकली बैंक को कोई भी क्रेडिट कॉस्ट अभी लग नहीं रही थी पिछले 1-1.5 साल के अंदर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर अगर हम इनका देखें तो उनका क्रेडिट कॉस्ट 0 था हर एक क्वार्टर के अंदर, जस्ट बिकॉज नए लोन से NPA बन नहीं रहा है,
पुराने जो लोन है उसमें रिकवरी अच्छी आ रही है, अपग्रेड अच्छा आ रहा है, सो ऑब्वियसली आपका जो उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आपके बॉटम लाइन में जा रहा है, यानी कि पैड ग्रोथ में जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज था। अब क्या हुआ है लास्ट 1-1.5 क्वार्टर से कि वो जो रिकवरी और अपग्रेड का जो ट्रेंड था वो धीरे धीरे अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो कुछ भी अब ऐसा बहुत बड़ा अमाउंट बचा नहीं है जिसकी रिकवरी या अपग्रेड आनी हो बैंक को। सो बहुत नॉर्मल हो चुका है वो। प्लस क्योंकि बैंकिंग एक ऐसा मॉडल है या फिर लैंडिंग एक ऐसा मॉडल है जिसमें बहुत लंबे टाइम तक जीरो एनपीए तो रह ही नहीं सकता। कभी ना कभी थोड़ा बहुत आपका एनपीए बढ़ना शुरू होगा ही, एंड धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो एक ऐसा लेवल आता है, एक ऐसा साइकिल आता है जब एनपीए बहुत ही हाई लेवल पे हो जाता है, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पे धीरे धीरे इफेक्ट पड़ता जाता है, एंड देन वापस से वो साइकिल डाउन टर्न की तरफ जाता है। ऑल्दो अभी वैसी सिचुएशन नहीं है, अभी तो पूरी इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है एसेट क्वालिटी के पैरामीटर पे, बट धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज होनी शुरू हुई है उज्जीवन के साथ में भी। अब जो इन्होंने लोन्स इन्होंने पिछले कुछ टाइम में दिया है उसमें धीरे धीरे एनपीए के नंबर्स बढ़ रहे हैं, ग्रॉस एनपीए थोड़ा बढ़ रहा है इनका, जिसके अगेंस्ट में इनको फ्रेश प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है। प्लस पुराने वाले लोन से अब रिकवरी कुछ बची नहीं है खास आने को। सो यहाँ पे इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो अब पॉजिटिव हो गया है। लास्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो नेगेटिव था, इस लास्ट 1-2 क्वार्टर से अब वो पॉजिटिव होना शुरू हुआ है। सो उसका एक वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट पड़ा है इनके पैड ग्रोथ पे, क्योंकि लास्ट ईयर तो वो क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव था, इस क्वार्टर में वो नंबर जो है वो पॉजिटिव हो गया है। तो दैट इज द रीजन कि इनका जो पैड ग्रोथ है वो सिर्फ 2% रहा है इस क्वार्टर में कंपेयर टू लास्ट ईयर। इसके अलावा बैंक ने 29 नए ब्रांचेस ओपन किए हैं, सो उसकी भी कॉस्ट लगी है। दैन इन्होंने हायरिंग करी है काफ़ी ज़्यादा, उसकी भी कॉस्ट लगी है। साथ में जो इन्होंने हायरिंग करी है वहाँ पे ईसॉप इशू किए हैं, सो वो भी कॉस्ट है। तो ये सारे कॉस्ट लगे हैं बैंक को, जिसकी वजह से इनका अगर आप पैड ग्रोथ देखोगे या प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो उसमें अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं है, सिर्फ 2% की ग्रोथ आई है। बट ये ऐसे रीज़न नहीं है जो सस्टेनेबल होंगे। ऑब्वियसली क्रेडिट कॉस्ट आपका नॉर्मलाइज तो होगा ही, बट ग्रॉस एनपीए आपका बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, यानी कि ऑलरेडी आपके पास 92% का प्रोविजनिंग आपने करके रखा हुआ है। थोड़ा बहुत आपका क्रेडिट कॉस्ट तो बढ़ेगा, नॉर्मलाइज होंगी चीज़ें, बट जो बाकी एक्सपेंसेस है वो रिकरिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर क्वार्टर में आपको इतनी ज़्यादा हायरिंग करनी पड़ेगी, हर क्वार्टर में आपको ईसॉप इशू करना पड़ेगा। सो वो एक्सपेंसेस जो है वो बैंक ने भी कहा है कि रिकरिंग नहीं है। एंड जो 4th क्वार्टर रहता है यूजुअली मैनेजमेंट का भी कहना है कि हिस्टोरिकली सबसे बेस्ट क्वार्टर रहता है वो जीवन का। एंड वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि इस फाइनेंशियल ईयर में भी जो अगला क्वार्टर अभी आएगा, जो चल रहा है अभी करंटली जनवरी से मार्च वाला, ये बहुत ही हेल्दी रहेगा और जीवन के लिए, एंड काफ़ी अच्छे रोबस्ट नंबर्स फिर से बैंक इसमें पोस्ट करेगा। इनफैक्ट अगर लास्ट क्वार्टर में भी देखें हम, जो ये 3rd क्वार्टर गया है, इसमें भी ग्रोथ तो बहुत अच्छी है ये बिजनेस की। लोन ग्रोथ 27% से ग्रो हुआ है, डिपॉजिट बुक 28% से ग्रो हुआ है, मार्जिन की इंप्रूवमेंट है। सिर्फ वो जो कुछ वन ऑफ आइटम्स हैं जिसकी वजह से इनका पैड ग्रोथ सिर्फ 2% के आसपास है। बाकी ओवरऑल नंबर्स अगर हम देखें तो काफ़ी हेल्दी नंबर्स बैंक ने डिलीवर किए हैं। यहाँ पे अगर हम बैंक का स्टॉक का वैल्यूएशन भी देखें तो सिर्फ 2.6 के आसपास का प्राइस टू बुक है इस बैंक का। सो बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड भी नहीं है, बिकॉज इस कैटेगरी का जो मार्केट लीडर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, उसका जो प्राइस टू बुक है वो यूजली 4 के आसपास रहता है। एंड एयू का अगर हम अभी करंट परफॉर्मेंस देखते हैं तो उनका लोन ग्रोथ तो ऑल तो ठीक है, 24-25% के आसपास है, बट उनका पैड ग्रोथ धीरे धीरे कम हो रहा है। आरओई का नंबर उनका 18-19% से 12-13% आ गया है। आरओए उनका बहुत ही ख़राब है, 1.5% के आसपास है। एसेट क्वालिटी का इशू है एयू बैंक के साथ में। सो बाकी जो पैरामीटर्स है एयू बैंक के वो काफ़ी ख़राब है। उसको अगर हम कंपेयर करें उज्जीवन से, तो उज्जीवन का ग्रोथ अच्छा है, डिपॉजिट ग्रोथ अच्छा है, मार्जिन्स और इम्प्रूव हुए हैं, एसेट क्वालिटी को बैंक ने मेंटेन करके रखा है और इम्प्रूव कर रहा है। पैड ग्रोथ वन ऑफ इशू है, ऑब्वियसली वो धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, आरओए एंड आरओई का नंबर। सो जीवन का आरओई 3.1% है, आरओई इनका 24% है। तो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो सबसे बेस्ट आरओए और आरओई के नंबर उज्जीवन ने डिलीवर किए हैं। एंड ये सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं है, हम लास्ट 3-4 क्वार्टर से देखें तो कंसिस्टेंटली इस बैंक का आरओए आरओई जो है वो 3% के ऊपर रहा है, एंड 20% के ऊपर इन्होंने रिपोर्ट किया है। ऑल्दो आई मीन लास्ट 2-3 क्वार्टर से हम कह सकते हैं कि आरओई धीरे धीरे कम हो रहा है, 29-28% से 24% पे, बट स्टिल
24% की आरओई डिलीवर करना एक बैंक के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं। आपको सीएआर के लिए अलग से कैपिटल रखना पड़ता है, देन आपको कैश रिजर्व के लिए अलग से रखना पड़ता है, आरबीआई के पास में अलग से कुछ कैपिटल रखना पड़ता है। सो इतनी सारे रेगुलेशन के बाद भी अगर कोई बैंक सस्टेनेबली 16-17% की आरओई भी डिलीवर करता है तो वो भी एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है यूजली। बट वहाँ पे उज्जीवन कंसिस्टेंटली लास्ट कुछ क्वार्टर से 24% के आसपास का आरओई नंबर डिलीवर कर रहा है। सो ऑब्वियसली इस चीज़ को अगर हम कंपेयर करें एयू के साथ में, जिसका वैल्यूएशन बहुत हाई रहता है 4% के आसपास का प्राइस टू बुक, तो हमें एक बहुत बड़ा गैप दिखता है। आई एम नॉट सेइंग कि उज्जीवन को ले लेना चाहिए या एयू बेच देना चाहिए, वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि दोनों की परफॉर्मेंस कैसी है एंड देन दोनों की वैल्यूएशन में कितना बड़ा गैप है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आती है एज ए इन्वेस्टर की उज्जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड नहीं है, बट परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट है। इसकी ग्रोथ अच्छी है, एसेट क्वालिटी अच्छी है, आरओई के नंबर अच्छे हैं, गाइडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि 25% का लोन बुक जो है वो ये लोन बुक ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं अगले 2-3 साल के लिए, FY24 से लेके FY26 तक। एसेट क्वालिटी को कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं, 2% के आसपास का ग्रॉस एनपीए टारगेट कर रहे हैं, जो कि अभी करेंटली उतना ही है। देन डिपॉजिट बुक इनका 30% का टारगेट है। सो ग्रोथ टारगेट काफ़ी अच्छी है। आरओई का नंबर बैंक का टारगेट है कि FY26 तक ये 22% का आरओई जो है वो मेंटेन रखना चाहते हैं। सो काफ़ी हेल्दी और काफ़ी ग्रोथ गाइडेंस है इनकी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। करंट परफॉर्मेंस भी अच्छी है एंड वैल्यूएशन वाइज भी अगर हम स्टॉक देखें तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है। सो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है। लेट्स सी अगले क्वार्टर में क्या डेवलपमेंट रहती है, क्या इस परफॉर्मेंस को बैंक और इम्प्रूव करता है या कोई डिक्लाइन आता है। सो ऑब्वियसली वो हम ट्रैक करते रहेंगे, बट अभी तक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है एंड आउटलुक भी काफ़ी अच्छा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था उज्जीवन का। डू लेट मी नो आपके सारे डाउट्स कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच।